रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। चैप्टर 5 रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ रमन। लेकिन भाई बेसिक आइडिया लेंगे। तो देखो बात ऐसी है, पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छी बात तो ये कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये डॉक्टर सीवी रमन ने इन्वेंट की थी, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। और भाई उनके ऑनर में ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या रखा गया है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई रेडिएशन डालते हो, ठीक है बात, और तो वो रेडिएशन अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर डालते हो रेडिएशन, तो वो रेडिएशन इससे टकरा क्या होती है, स्कैटर होती है। क्या होती है, स्कैटर। अगर आप स्कैटर्ड रेडिएशन को ऑब्जर्व करो 90 डिग्री पे, क्या ये क्या डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और ये क्या बताओ स्कैटर्ड रेडिएशन, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जिस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आपने डाली ना, जिस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आपने डाली है उसी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होती है, स्कैटर होती है। समझ गए बात, उनको बोलते हैं रेलिंग स्कैटरिंग। लेकिन ये पाया गया कि रेलिंग स्कैटरिंग होती है, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली और कुछ कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन भी क्या होती हैं, स्कैटर होती हैं। समझे, उनको हम क्या बोलते हैं, तो भाई उसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो क्या होता है बताओ भाई, तो इस इफेक्ट को इस्तेमाल करके, इस फिनोमेना को इस्तेमाल करके, समझे बात, आप जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इनको स्टडी करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सुन, तुम क्या बोलेंगे भाई, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट, बोलो भाई, स्टडी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, स्टडी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम एनी मटेरियल। बोलो भाई, सॉरी, बल्कि इसको वैसे बोलो भाई कि अरे भाई, स्टडी ऑफ सॉरी व्हेन रेडिएशन इज अलाउड टू स्ट्राइक a material, its frequency will decrease as well as increase. Its frequency will decrease or increase or remain same, isn't it? Study of this phenomenon is called Raman spectroscopy. ठीक है बात। तो आप इसमें देखो भाई, तो आपने क्या पाया, अगर आप रेडिएशन डालते हो तो 90 पे अगर आप स्कैटर्ड रेडिएशन देखते हो तो उसमें आपको तो क्या देखने को मिलेगा, सेम फ्रीक्वेंसी वाली भी और उससे ज़्यादा वाली, उससे कम वाली भी। हाँ ये ध्यान रखिए भाई। तो जो इंक्रीज और कौन सी हैं, जो डिक्रीज नहीं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिर्फ इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग। सभी को रमन स्कैटरिंग बोलते हैं भाई। हालांकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते सारे हैं, रेलिंग स्कैटरिंग कहाँ पढ़ते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। लेकिन रमन स्कैटरिंग सिर्फ किसको बोलेंगे बताओ भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, स्कैटर्ड रेडिएशन विद decreased and increased frequency is called as Raman scattering। समझ गए बात नहीं आपको भाई। और रेलिंग स्कैटरिंग से एंड द डिफरेंस बिटवीन स्कैटर्ड रेडिएशन एंड द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन स्कैटर्ड रेडिएशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड एज रमन शिफ्ट। क्या कहलाती है भाई, मान लिया आपने रेडिएशन डाली 40,000 की और स्कैटर हुई है, मान लिया कोई आपने जो स्टडी की है वो स्कैटर हुई है 40,000 20 की, तो हम क्या बोलेंगे, 20 क्या है यहाँ पर, रमन शिफ्ट। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इजंट इट। बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, इट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टिपिकली यूज टू डिटरमाइन वाइब्रेशनल मोड ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो भाई,
समझे बात। ऑल द रोटेशनल एंड अदर लो फ्रिक्वेंसी मोड्स ऑफ सिस्टम में ऑल्सो बी ऑब्जर्व। ठीक है क्या भाई, देखो इसमें बोलते हुए लेकिन आप इससे भाई सिर्फ वाइब्रेशन नहीं, आप इससे रोटेशनल जो क्या होते हैं स्टेट्स, उनको भी आप इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से भाई स्टडी कर सकते हो। बात आपको पहले पड़ी, अब थोड़ा पढ़ते हैं इसकी, बताओ भाई थोड़ा आपको आइडिया इसकी होती क्या भाई। अरे बोलो थोड़ा आपको आइडिया होगा क्या कि जब आप किसी रेडिएशन, जब आप किसी मटेरियल के ऊपर क्या डालते हो रेडिएशन, तो वो उससे स्कैटर होके 90 डिग्री पे जब क्या देखते हैं, बोलो भाई। व्हेन स्कैटर्ड रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड एट 90 डिग्री, रेडिएशंस विद डिक्रीज्ड एज वेल एज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसीज और ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अलोंग विद रैली स्कैटरिंग। समझे बात। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग। ठीक है बात। और भाई इस स्कैटरिंग के अंदर भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन छिपी होती है। ठीक है, तो सारा आपने इसमें यही पढ़ना है कि कैसे आप इससे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो भाई। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई हिस्ट्री ऑफ रमन स्कैटरिंग। देखो भाई एक होती है इलास्टिक स्ट्रिंग, एक होती है इनइलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग होती हुई इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होगी, अगर मान लिया भाई अगर इंटरेक्शन होता है लाइट में और मटेरियल में और उसमें कोई चेंजमेंट ना, उसको हम क्या बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। लेकिन अगर मान लिया भाई अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी घट जाए या बढ़ जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो ध्यान रखो भाई इनइलास्टिक स्कैटरिंग भाई शुरुआत में किसने की थी प्रिडिक्ट 1923 में, बोलो बोलो भाई अडोल्फ स्मेकल ने। ठीक है बात। लेकिन ये भाई आपको पता है 1928 से पहले भाई इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था। सीवी रमन ने, आपको पता है भाई उन्होंने, आपको पता होना चाहिए भाई सीवी रमन ने उस वक्त एक 100 रुपये का इंस्ट्रूमेंट बनाया था। पता आपको इस चीज़ का, आज आपको लग रहा है कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर थोड़े होते हैं भाई। उस वक्त आपको पता है 100 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती, लेकिन तब भी भाई इतना महंगा नहीं था। ठीक है बात। तो 100 रुपये से उन्होंने क्या बनाया था अपना एक घर पे भाई, सॉरी अरे भाई यहाँ पर थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उन्होंने खुद इंस्ट्रूमेंट बनाया था और उन्होंने भाई इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और भाई इसके दिमाग, और मैं आपको बताऊँ इससे पहले आपको पता होना चाहिए एक लॉर्ड रेलिग थे, लॉर्ड रेलिग। वो भाई रेड वाइन पी रहे थे। ठीक है, उन्होंने सोचा भाई उनके पास नया नया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, उन्होंने क्या सोचा कि रेड वाइन को रख के देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के रास्ते में भाई, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं उसके रेडिएशन के रास्ते में। ठीक है, तो उन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रेड वाइन की प्रक्रिया डाली, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक और 90 डिग्री पे उसको स्टडी किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो रेडिएशन मैंने डाली है उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। तो उन्होंने बताया भाई कि ये तो है नहीं भाई वो पार निकल, क्योंकि 90 पे हम क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन मटेरियल से टकरा के बिना कोई एनर्जी एक्सचेंज के, मतलब भाई इलास्टिक स्कैटरिंग पॉसिबल होती है। और ये काफ़ी इंटेंस थी, समझ गए बात। और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भाई एक तरह से रिजॉल्विंग पावर थी नहीं कि उनको पता लग जाता भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रमन स्कैटरिंग की इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो वो रमन स्कैटरिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। नहीं समझे बात भाई, मतलब उन्होंने तो देख लिया कि जो रेडिएशन डालते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या होती है 90 पे स्कैटर होती है, लेकिन उससे ज़्यादा वाली भी होती है और कम वाली भी होती है। ये बात उनको नज़र नहीं आई। इसकी वजह क्या भाई कि शुरुआती स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रिजॉल्विंग पावर क्या थी, बहुत कम थी भाई। लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई शुरुआत में जब रमन स्कैटरिंग ऑब्जर्व भी होगी थी ना, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट को कई घंटे ऑन रखना पड़ता था और कई बार भाई कई दिन में स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होया करते, इतनी कम इंटेंसिटी होया करती। बात आपको पहले पड़ी अरे इन रमन लाइन्स की। ठीक है बात, बोलो भाई। और आपको पता है, और भाई 1930 में उनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। और गैसेस में बताओ भाई, अरे बोलो भाई गैसेस में रमन स्पेक्ट्रा कब ऑब्जर्व किया गया था, बताओ भाई 1929 के अंदर। ओके ठीक है भाई। और भाई बाद में इसका जो थ्योरेटिकल बेसिस है ना, वो बाद में वो और भी ज़्यादा बेटर डेवलप होता चला गया था। अब बताओ क्या पढ़ थोड़ा भाई एप्लीकेशंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, भाई इसके कहाँ फ़ायदे हैं। भाई इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, एक तो आपको बताऊँ भाई क्योंकि आप इससे, क्योंकि आपको पता है
रमन से भाई एक बात ऐसे, अरे उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको भाई इसके लिए मतलब आपके इसमें भाई क्या खास बात है, आपकी भाई जो स्कैटरिंग है, ठीक है। तो रमन ने बोला भाई कि स्कैटरिंग तो कॉम्पिटेंट भी है, स्कैटरिंग तो क्या है, कॉम्पिटेंट भी है, तो इस स्कैटरिंग में से खास बात क्या है। तो उन्होंने बोला भाई कि कॉम्पिटेंट स्कैटरिंग से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं होता, समझे बात। लेकिन रमन स्कैटरिंग से बताओ क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया होता है भाई कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। और आपको पता है अगर आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होता है और मॉलिक्यूल के बारे में जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, क्या सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि भाई रमन स्कैटरिंग, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स को आप मान लिया आप आगे पढ़ोगे कि कई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो रोटेशनली क्या होते हैं, इनएक्टिव, क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट डाइपोलमेंट नहीं होता। लेकिन वो क्या होते हैं बताओ भाई, जिनके पास जैसे H2 है, Cl2 है, इनके पास भाई परमानेंट डाइपोलमेंट होता नहीं, तो ये रोटेशनली एक्टिव तो माइक्रोवेव एक्टिव तो होते नहीं, ठीक है। लेकिन बताओ क्या होते हैं ये रोटेशनली रमन एक्टिव, ये स्कैटरिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि इनका जो रोटेशनल कांस्टेंट है और जो भाई बाकी इंफॉर्मेशन वो बॉन्ड लेंथ है, फोर्स कांस्टेंट है, वो सब चीज़ें मालूम की जा सकती हैं भाई। बात आपको पहले पढ़ रही है। और भाई एक होता है यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है इसके अंदर, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। उसमें आपको मालूम पड़ेगा अगर कोई वाइब्रेशन किसी मॉलिक्यूल में, मान ले भाई किसी मॉलिक्यूल में 10 वाइब्रेशन है, तो अगर कोई वाइब्रेशन IR में ऑब्जॉर्व करती है और रमन में एब्जॉर्ब नहीं करती, और वो रमन में एब्जॉर्ब करती है IR में एब्जॉर्ब नहीं करती, तो उसके अंदर पक्की बात क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री मालूम होने से भाई क्या आपको उसकी ज्योमेट्री असाइन करने में हेल्प नहीं होती भाई। क्या बोलो, मैं बोल दूँ भाई N2O, मैं क्या बोल दूँ, तो आपको क्या पता बीच में कौन है, N है, O है, क्या है भाई यहाँ पर, नहीं है क्या आपको, ठीक है। मतलब इसका फायदा है, ओके। और भाई और ऊपर से मॉलिक्यूल भाई बेंट है, लीनियर है, क्योंकि आपको पता है अगर आप आगे पढ़ोगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पॉलीएटो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल से क्या होता है, अलग होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगी, लीनियर का अलग होएगा, समझे बात। तो और भाई स्फेरिकल टॉप का क्या होएगा, अलग होएगा। तो इसके बेसिस पे आप इजीली भाई ये कर सकते हो प्रिडिक्ट कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक टॉप है, एसिमेट्रिक टॉप है, स्फेरिकल टॉप है, किस तरह की ज्योमेट्री ये रखता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में एज वेल एज बॉन्डिंग के बारे में। दूसरा मैं आपको बताऊं भाई कि जो ये क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, कई जो नहीं होते ये एक्सप्लोसिव, अरे दूर से भाई जो बम वगैरह हैं उनको दूर से डिटेक्ट करने में क्या कौन काम आते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए भाई आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा भाई मैं आपको बताऊं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसमें तो क्या होता है भाई, जो रमन माइक्रोस्कोप है उनके ज़रिए आप नैनो वायर्स को एनालाइज कर सकते हो भाई, ठीक है। और कुछ फाइबर होते हैं रमन एक्टिव फाइबर्स, क्या रमन एक्टिव फाइबर्स, उनमें कुछ वाइब्रेशनल मोड होते हैं जो बताओ क्या होते हैं, स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपने उसको भाई अगर आपने सैंपल के ऊपर स्ट्रेस लगा दी ना तो वो वाइब्रेशन मोड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, ओके। और मैं आपको बताऊँ भाई इन फ्यूचर भी नहीं, आजकल तो जो मेडिकल साइंस है, क्या जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करने की भी कोशिश हो रही है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं जो कई तरह के जो कैंसर्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिटेक्शन में, ओके, ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।